चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और प्यार से बोलते हैं इसे टॉपा। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को समझेंगे कि ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर क्यों है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया जाता है। सबसे पहला मुद्दा ये उठता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की यहां पे बात हुई है। किसकी बात हुई है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी मतलब क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहला मुद्दा कि मैम ये जो एक्ट है ये कब आया? तो ये आया इन द ईयर 1882, 1882, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1882 को ये इफेक्टिव हुआ। इससे पहले इंग्लिश लॉ था जो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड था, उसी से प्रॉपर्टी क्या होती थी? ट्रांसफर होती थी। अब क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न उठता है, प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है? तो भाई और बहनों, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो एक्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है? एक पहला प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरी चीज, ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकती है, यह भी एक समझने वाला पॉइंट है कि कितने तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और कहां कहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, दैट इज नोन एज ट्रांसफर। समझ में आ रही है बात? अब सुनो मेरी बात, प्यार से सुनना। पहला केस मैं उठाती हूं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कहा जी मुझे तो अपना घर बेचना है। अब एक बच्चा कहता है मैम घर मतलब मूवेबल और इमूवेबल, बताइए मूवेबल या इमूवेबल? हाँ, इमूवेबल, ठीक है। ए ने कहा मुझे तो अपना घर बेचना है और ए ने बी को बेचा, तो इसका मतलब जो ए का घर था वो बी के पास ट्रांसफर हो गया, वो बी के पास ट्रांसफर हो गया। बताओ इसमें क्या प्रभु की इच्छा थी या एक ही अपनी इच्छा थी? जोर से बता ना, प्रभु की इच्छा है या एक ही अपनी इच्छा है? टॉपा एक्ट एप्लीकेबल होगा। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? टॉपा। अभी तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अरे इसे प्यार से बोलते हैं टॉपा। और पूरा नाम, जैसे किसी किसी का घर का नाम चिंटू होता है और आने जाने का नाम चरण सिंह होता है, इसी तरीके से इस एक्ट का आने जाने का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और प्यार से हम इसे बोलेंगे टॉपा, ठीक है, शॉर्ट में। तो इसका मतलब हमने कहा ए ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और अब प्रॉपर्टी बी की हो गई। लेकिन मुद्दा ये उठता है, क्या प्रॉपर्टी अपने आप ही बी की हो गई? ए ने कहा ले प्रॉपर्टी तू रख, ले ये ले घर, ये ले पकड़ घर, तू इस घर को रख, ये घर तेरा हो गया, आज से घर तेरा, ये मेरा नहीं है। क्या घर उसका हो गया? आंसर इज नो। यहां पे तीन तरीके से, तीन पहलू से हमें सोचना होगा। पहली बात, ए और बी के बीच में एक सेल डीड बनेगी, एक एग्रीमेंट साइन होगा। क्या बोला मैंने? सेल डीड बनेगी, एग्रीमेंट साइन होगा, उसके अंदर दोनों पक्षों की सिग्नेचर होंगे, विटनेस होगा और वो सेल डीड आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक बात हो गई। वो सेल डीड प्रिपेयर क्यों करनी है, कैसे करनी है, इसके ऊपर प्रावधान, इसके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। दूसरी बात, जो सेल डीड प्रिपेयर होगी उसके ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको क्या देनी पड़ेगी? स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन क्यों देनी पड़ेगी, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी? इसके पीछे बच्चों ये लॉजिक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूं और उस एग्जांपल को ध्यान से सुनना। मान के चलिए ए जो है वो लखनऊ में रहते हैं और ए के घर में एक खुद है, ए की एक बीवी है, ए के 2 बच्चे हैं। टोटल फैमिली मेंबर कितने हो गए? 4 हो गए। ए ने अपना घर बी को सेल कर दिया, बी को दे रहा है। अब बी जो है, बी के 12 बच्चे हैं, 2 बीवी हैं, एक वो खुद है। टोटल कितने हो गए? टोटल जोड़ना जरा। टोटल एक वो खुद है, 2 उसकी बीवी, 3 और 12 उसके बच्चे, टोटल 15 जने हो गए। अब से पहले ए के घर में कितने लोग रहते थे? 4। कितने लोग नहाते थे? बोलो ना जल्दी, कितने लोग नहाते थे? ओके। कितने लोग पैदल चलते थे? कितने बच्चे स्कूल जाते थे?
अब कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने लोग सड़क पे चलते हैं, 15 चलते हैं ना। पानी कितने लोग यूज करते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट को पानी कितने लोगों को भिजवाना पड़ता है। समझ में आ रही है बात। इट मींस जब भी कभी इक्विलिब्रियम लेवल में चेंज होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समान प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, सरकार कहती है रुक अभी थोड़ा देर लगेगी। कि कैसे, कि रुक अभी थोड़ा देर लगेगी। कि क्यों सर, कि हमको पहले क्या दे दो, ड्यूटी दे दो, स्टैंप ड्यूटी दे दो। कि आप क्या करोगे, अभी समझा है ना, पहले 4 लोगों का खर्चा सरकार उठा रही थी, अब 15 लोगों का सरकार उठाएगी, इसके बदले उसको क्या चाहिए, ड्यूटी। क्या चाहिए, समझ में आया। तो जब भी कभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो एक तो डीड बनानी पड़ेगी, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और दूसरी क्या देनी पड़ेगी बच्चों, स्टैंप ड्यूटी। आपके यहां पे एक और चैप्टर है जो इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज द इंडियन स्टैंप एक्ट। क्या है बच्चों, अब आपको समझ में ये आ गया होगा स्टैंप ड्यूटी ट्रांसफर पे क्यों दी जाती है। लॉजिक क्लियर हो गया, ओके। अब मुद्दा ये उठता है, मैंने बी से कहा बी ये ले सेल डीड बना दी, एग्जीक्यूट भी कर दी। एग्जीक्यूट का मतलब होता है मैंने भी अपने साइन कर दिए, उसने भी अपने साइन कर दिए, विटनेस ने भी अपने साइन कर दिए। आप मुझे बताइए क्या प्रॉपर्टी बी की हो गई या कुछ और फॉर्मेलिटी बाकी है। बताइए क्या प्रॉपर्टी बी की हो गई या फॉर्मेलिटी कुछ और भी अभी बाकी है। अभी थोड़ा देर लगेगी, अभी थोड़ा। भारतीय कानून के हिसाब से, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से यह बोला जाता है कि जब भी कभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, जब भी कभी आप कोई संपत्ति खरीदोगे, इसकी जानकारी आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी पड़ेगी। आपकी प्रॉपर्टी जहां पर भी सिचुएटेड है, आपकी प्रॉपर्टी जिस जगह भी सिचुएटेड है, उसी एरिया के, और टेक्निकल भाषा में शब्द बोला जाता है भाई और बहनों, जुरिस्डिक्शन। उसी जुरिस्डिक्शन में सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहां जाकर रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और सब रजिस्ट्रार ए का नाम हटा के बी का नाम ऐड कर देगी। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो रजिस्टर मेंटेन होते हैं, उसके अंदर जिस व्यक्ति का नाम है वही प्रॉपर्टी का मालिक है, और कोई प्रॉपर्टी का मालिक भाई और बहनों नहीं है। आपने देखा कई बार फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, तो इन फ्रॉड को बचाने के लिए, इन फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने, इन फ्रॉड को बहुत कम करने के लिए, मान के चलिए हमने कहा शिब्बू, मैंने क्या नाम बोला, शिब्बू। शिब्बू का रिश्ता आया और रिश्तेदारों ने पूछा, लड़की वालों ने शिब्बू से पूछा, शिब्बू ये बता तू क्या करता है। तो शिब्बू बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेज करता हूं, करने के लिए हमारे पास इतना कुछ है कि टाइम ही नहीं है। अरे शिब्बू तू जॉब नहीं करता, कि नहीं मैं जॉब नहीं करता। तो क्या करता है, मेरे पास तमाम संपत्ति है जो कि उसकी देख रेख करता हूं बस। अच्छा कि संपत्ति कहां पे, कि चलो दिखाता हूं। और उनको शिब्बू ले गया कहां, यमुना एक्सप्रेसवे पे, और शिब्बू ने यमुना एक्सप्रेसवे पे होने वाले ससुर जी को खड़ा किया और बोला, ससुर जी होने वाले ससुर जी, दूर दूर तक देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, कि दूर दूर तक मुझे नजर आ रहा है सिर्फ जमीन और सिर्फ जमीन। कि जहां तक आपको नजर आ रहा है, जहां तक आपकी निगाहें जा रही है, वो सब शिब्बू की है। वो सब किसकी है, शिब्बू की है। आप मुझे बताइए क्या शिब्बू की बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। ससुर जी, होने वाले ससुर जी ने कहा, शिब्बू तू 1 नंबर का झूठा है। कि मैं झूठा नहीं हूं, कि जाओ कहां, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ और जाके पता लगाओ कि मेरे नाम पे वो संपत्ति है या नहीं है। अब शिब्बू के ससुर जी कहां जाएंगे, उसी एरिया के सब रजिस्ट्रार के पास, और पता लगाएंगे कि शिब्बू के नाम पर कितनी संपत्ति है। अगर एक्चुअल में उसका नाम वहां पे रिकॉर्ड्स में मेंटेन्ड है तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम है, अदरवाइज प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है। वैसे आज के डेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं कि एरिया डिफाइन हो। आजकल तो गजों के हिसाब से संपत्ति होती है, बीघे के हिसाब से संपत्ति होती है। जैसे शहरों में गजों के हिसाब से चलती है, गांव में बीघे के हिसाब से चलती है। जो कृषि भूमि होती है वो बीघे के हिसाब से होती है। जो घर बनाए जाते हैं दिल्ली जैसे शहर में, वो गजों के हिसाब से होते हैं। जो गांव में घर बनाए जाते हैं वो बीघे के हिसाब से बनाए जाते हैं। बात समझ रहे हो। यहाँ पे 1 बीघे में किसी का घर है तो वो एक तरीके का, सीपी में अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है, भाई साहब मेरे नाम पे 1 बीघा जमीन सीपी में, मैं तुम्हें कभी पढ़ाने ना हूं, मैं तुम्हें कभी पढ़ाने, पूछो क्यों, करोड़ों रुपए रेंट आएगा, करोड़ों रुपए रेंट आएगा। समझ रहे हो, 1 बीघा जमीन कनॉट प्लेस में, मतलब समझते हो, करोड़ रुपए रेंट आएगा। क्या करेंगे पढ़ा के,
आराम से बैठ के खाएंगे, ये और नो? आप समझ रहे हो बात को? लेकिन गांव में 1 बीघा जमीन है तो भी आपको काम करना पड़ेगा और ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? कम है। आर यू हियर्ड अबाउट बीघा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स रेज योर हैंड? बीघा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को, लड़कों को काफी ज्यादा पता है। बीघा जो होती है वो कितना होता है? 1 बीघा में कितने गज होते हैं? समथिंग 10 गज होते हैं। एक चाटा मारो अपने गाल पे, जोर से मान ला। कितने गज होते हैं? 1000 गज होते हैं भैया जी। 1000 गज होते हैं 1 बीघा में। कितने? 100 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज, 500 गज, 600 गज, 700 गज, 800 गज, 900 गज, 1000 गज इज इक्वल्स टू 1 बीघा। ओके, खैर ये एक बहुत टेक्निकल भाषा है, इसमें नहीं जाना, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मेंटेन होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहां पे जिसका नाम मेंशन है वही क्या है? ऑनर है, अदरवाइज दूसरा व्यक्ति उसका ऑनर नहीं है। अगली बात सुनिए, ए ने बी को अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो यहां पे एक्ट एप्लीकेबल हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन ट्रांसफर तो कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए की डेथ हो गई और ए की संपत्ति ए के बच्चों के पास चली गई। बताइए क्या ये इस केस में भी ट्रांसमिशन है कि नहीं है? जल्दी बोलिए, ए की प्रॉपर्टी बी के पास गई है या ए की प्रॉपर्टी ए के बच्चों के पास चली गई है, ऐसी स्थिति में क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है? बोलो ना, प्रॉपर्टी तो गई है ना, बट कैसे गई है? ड्यू टू द डेथ, ड्यू टू द, क्या बोला मैंने? ड्यू टू द। ऐसी स्थिति में ये वाला एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस, दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज समझिए, आपने देखा होगा एक व्यक्ति की इंसॉल्वेंसी हो जाती है। इंसॉल्वेंसी समझते हो? इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जब उसकी एसेट्स जो है कम हो जाती है और लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं। अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो क्या ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास चली जाती है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी नहीं रहती, तो वहां भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, परंतु वहां पर भी टॉपा एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। मैम क्रक्स में बताने की कोशिश करिए, क्रक्स में बताने की कोशिश करती हूं कि ट्रांसफर 2 तरीके से हो रहा है। एक ट्रांसफर हो रहा है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, एक ट्रांसफर कैसे हो रहा है बच्चों? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, और एक ट्रांसफर हो रहा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के लिए वेरियस अदर एक्ट्स हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी के कानून है, इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस हैं, सक्सेशन एक्ट्स हैं। सक्सेशन एक्ट जब प्रॉपर्टी सक्सीड होती है एक व्यक्ति से दूसरे, एक फैमिली से दूसरी फैमिली, तो वो सक्सेशन एक्ट्स है, उनके लिए अलग अलग एक्ट्स दिए गए हैं, वहां पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के नियम एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है जब भी कभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो टॉपा एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। क्या एक बात समझ में आई? लेकिन यहां पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, यहां पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी आपको। एक पॉइंट ये होगा बच्चों, पॉइंट ये होगा बच्चों कि मान के चलिए एक्स लिमिटेड है, मैंने क्या कहा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेकिन यहां इन्होंने एक लाइन बोली है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम बिटवीन 2 लिविंग पर्संस। क्या बोला इन्होंने? बिटवीन 2 लिविंग पर्संस। द वर्ड इज यूज्ड हियर लिविंग। क्या वर्ड यूज किया जरा बताना। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूं, इतना समझ में आया जितना मैंने अभी बताया? कुछ कुछ समझ में आया, सब कुछ समझ में आया? हमने कहा जब भी कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। लेकिन जब भी कभी प्रभु की इच्छा से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो टोपा के प्रोविजन एप्लीकेबल। अब प्रभु की इच्छा क्या हो सकती है? जैसे कि किसी की डेथ हो जाना, किसी की इंसॉल्वेंसी हो जाना, ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? तो उस स्थिति में टॉपा के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? अब अगली बात सुनो। अगली बात यह है कि नियम कहता है कि प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन
टू अनदर पर्सन, लेकिन एक वर्ड यूज किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। यहां आके एक बात अटक गई कि क्या बात अटक गई? बात ये अटक गई कि भैया शब्द यूज किया लिविंग पर्सन, और जब इन्होंने शब्द यूज किया लिविंग पर्सन तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, यस और नो? इसका मतलब कभी भी कंपनी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ही नहीं सकती, या प्रॉपर्टी के नाम, कंपनी के नाम पे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। बताइए क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हाँ जी, बताइए जल्दी से, फिर मैं बताऊंगी। सोच के बताओ क्या जुगाड़ किया होगा, जुगाड़ बताओ क्या होगा? हाँ जी बताइए, क्या जुगाड़ हुआ होगा? है कोई जुगाड़ आपके पास? अच्छा ये बताओ, पहले क्वेरी समझ में आई? सेक्शन 5 का नियम कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्संस। अब हमने कहा जी मान के चलो फिर तो कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो तो लिविंग पर्सन है नहीं, तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी? कम ऑन रिप्लाई, जल्दी बताइए। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी तो कंपनी के नाम पे ही जाएगी, ऑथराइज पर्सन तो सिर्फ एक उसे काम फॉर्मेलिटीज कराएगा। मान के चलो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया कि आप जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंपनी के बिहाफ पे आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी तो नाम पे ट्रांसफर कंपनी की ही होगी ना, मेरे थोड़ी ना होगी। अब जुगाड़ बताओ क्या हुआ होगा? बताएगा कोई बच्चा क्या जुगाड़ हुआ होगा? है? सोचिए सोचिए समझिए, सोचिए सोचिए समझिए और सोच समझकर जवाब दीजिए। स्क्रीन पे देखिए और खुश हो जाइए, स्क्रीन पे देखिए और खुश हो जाइए। क्या मैम? सच्ची में देखिए, द टर्म लिविंग पर्सन क्या कह रहा है? द टर्म लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब मतलब क्या होगा इसका? मतलब लिविंग पर्सन में एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कई चीजें डाल दी कि लिविंग पर्सन में क्या कवर हो जाएगी? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। क्लियर या ऑल क्लियर? बताइए जल्दी से, एक एग्जाम्पल समझिए। बेटा मेरा ना पेन होगा ऑफिस में, मैम बैग में से दे देंगी। पेन पता है कौन से वाला? लैपटॉप का पेन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए के पास 3 संपत्तियां हैं, ओके, और वो उसमें से एक प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी टू हिज ग्रैंडफादर बी, बट ही डाइड 2 years ago. The transfer will not be held valid because a transfer of property should happen between two living person. पढ़िए इस एग्जाम्पल को, पढ़िए, आपको कुछ क्लैरिटी होगी। बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरे साथ साथ समझिए जरा, प्यारे प्यार से समझिए बच्चों, प्यार से समझिए। चल जा तू। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हम एक्ट का नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय अ लिविंग पर्सन, जो कि क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी दे रहा है। कब? इन प्रेजेंट भी हो सकता है, इन फ्यूचर भी हो सकता है, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ और वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। और यहां पे लिविंग पर्सन का मतलब कहा,
it may be company, it may be association of person, it may be body of individual. तो ये एक ब्रॉडर टर्म हो गया. अब देखिए यहां पे ये सेक्शन नंबर 5 का कहना है, लेकिन सेक्शन 5 से अगर थोड़ा सा हम ऊपर आए और थोड़ा सा और चीजों को समझें तो देखिए थोड़ा सा यहां पे आ जाते हैं और समझते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून. इस कम्स इनटू द पिक्चर 1 जुलाई एंड द ईयर इज 1882. रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या रोल है? मैंने आपको 3 एक्ट यहां पे समझाए. कौन कौन से जरा बताइए. मैंने 3 एक्ट की यहां पे भाई और बहनों चर्चा करी. मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट की चर्चा करी, मैंने यहाँ पे भाई और बहनों टॉपा की चर्चा करी, मैंने यहाँ पे इंडियन स्टैंप एक्ट की चर्चा करी. व्हाट इज द रोल ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट? आप अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करोगे तो उसकी रजिस्ट्री करानी कंपलसरी है. रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो बोलेगा स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर होनी चाहिए. तो इसका मतलब आपको इंडियन स्टैंप एक्ट की भी बखूबी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि तीनों संजोग बड़ा अच्छा रहा कि तीनों एक्ट आपको इसी सब्जेक्ट में पढ़ने हैं जीआईजीएल में. नहीं तो ज्यादातर रहता है टॉपा कहीं है तो से ये ट्रांसफर कहीं है, लेकिन संजोग की बात यह है टॉपा भी यही है और ट्रांसफर भी यही है और रजिस्ट्रेशन भी यही है. वैसे तो जेआईजीएल का जो सिलेबस है बच्चों, जेआईजीएल को उसमें कोई लिंकिंग नहीं है, कोई भी चैप्टर कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने एक लिंकिंग बनाई है. मैंने कहा प्रॉपर्टी लॉ एक साथ पढ़ेंगे और जो सिविल लॉज है वो एक साथ पढ़ेंगे. जैसे प्रॉपर्टी लॉज में कौन कौन सा लॉ आ गया बताइए. जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया, और कौन सा आया? इंडियन स्टैंप. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए जल्दी से. कितने एक्ट हो गए? कम ऑन रिप्लाई. नंबर 1 रजिस्ट्रेशन एक्ट, नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नंबर 3 स्टैंप एक्ट. ये तो प्रॉपर्टी लॉज हो गए. फिर सिविल लॉज आ जाते हैं, उसमें भी कई अलग अलग तरीके के कानून है, जैसे कि सीपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस. आईपीसी अब बहुत कम है, छोटा सा ही दिया है, नाम के लिए ये बस. तो ये आपके क्या हो गए? अलग से एक सारे सिविल और क्रिमिनल लॉज हो गए. फिर उसी के साथ साथ आपका एक और पार्ट आता है जो कि सिर के ऊपर जाता है. जेआईजीएल में एक और पार्ट आता है जो कि क्या होता है? सर के ऊपर से जाता है, जैसे कि सोर्स ऑफ लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है, ये सारे एक्ट बहुत अच्छे हैं और इनको पढ़ने में आपको इतना मजा आएगा. एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, रात को और सुबह भूल जाओगे. जैसे कि आपने केमिस्ट्री की कहानी देखी थी. केमिस्ट्री में क्या हालत थी? अगर केमिस्ट्री इतनी अच्छी होती तो आप यहां थोड़ी होते. आप तो तैयारी कर रहे होते किसकी? अरे आईआईटी, फिटजी, यहां से कहीं घूम रहे होते आप. यस और नो? नीट एंड डीट जो भी है, मेडिकल, JEE जो भी है. इट मीन्स इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए. एक ही बात है, वो आगे पीछे, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है. अब देखिए इधर, प्लीज सुनिए जल्दी ध्यान से. ये कहते हैं भैया जी द रजिस्ट्रेशन एक्ट को कुछ कहना है. हमने कहा कह दो, अब तो हमें पता चल गया रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहना चाहता है. प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे? हाँ जी करेंगे. तो क्या कराना पड़ेगा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. और वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहां पे दिए हुए हैं? रजिस्ट्रेशन एक्ट में. कौन से एक्ट में जरा बताना? रजिस्ट्रेशन एक्ट में. उसी के साथ साथ आगे यहां पे कह रहे हैं जो टॉपा एक्ट का उद्देश्य है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. द एक्ट एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स परव्यू ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब अगर अपनी इच्छा से है, अब क्रक्स में बता दो, अपनी इच्छा से है तो कौन सा एक्ट लगेगा? ट्रांसफर. अपनी इच्छा से तो कौन सा एक्ट लगेगा? टॉपा. और प्रभु की इच्छा से है तो ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो वहां पे डिफरेंट लॉज है, वहां पे टॉपा एप्लीकेबल नहीं होगा. आगे कहते हैं द एक्ट एक्सक्लूड फ्रॉम परव्यू द ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन बाय सेल इन एग्जीक्यूशन फॉरफीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आगे फिर इन्होंने कहा स्कीम ऑफ द एक्ट देख लीजिए. स्कीम ऑफ द एक्ट, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज है, गिफ्ट है, और एक क्या है बच्चों?
एक्शनेबल क्लेम्स, ये सारी चीजें मुझे आपको पढ़ानी है स्टेप बाय स्टेप, हर एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, लीज क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, सेल क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हमारे आगे चल के क्लियर होंगे। और क्लियर होने से पहले अब फिर दोबारा से हम आ जाते हैं। आप ये बताइए यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है, इन्होंने क्या कहा, ट्रांसफर होना चाहिए किसके बीच में, वन पर्सन, वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा